तो नमस्ते, मेरा नाम अमन राज है और हम आईआईटी दिल्ली में अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और फिलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं। तो अ, आज का जो सेशन था, जो पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे थे। ठीक है। तो अ, हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और फिर अगर समय बचता है तो फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। रेट लॉ can't be determined from balanced chemical equation if reverse reaction is involved, it's an elementary reaction, it's a sequence of elementary reaction, any of the reactants is in excess। तो मतलब पूछ रहे कि किन केसेस में हम रेट लॉ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो पहला, रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व। हाँ, तो सही है, क्योंकि हम लोग जो रेट लॉ निकाल पाते हैं वो मोस्टली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकालते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम निकालना जो रिवर्स रिएक्शन के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, रिवर्स रिएक्शन के कारण डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो ओवरऑल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्लस इन केस आ जाता है कि रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, जब दो रिएक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं तो वो बन जाता है एक केमिकल इक्विलिब्रियम का केस हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों साइड रिएक्शन हो रहा है पर फाइनल में एक जगह पे आकर इक्विलिब्रियम हो जाए। तो एक तो ये केस हो गया। और प्लस क्या कहते हैं, इन्होंने एक चीज और नहीं मेंशन किया कि वो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ठीक है, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री की नॉन एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री रहता तब कुछ कह भी सकते थे, दिमाग लगाते, पर नॉन, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग नॉन एलिमेंट्री केस को भी लेके चलेंगे और उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब रिवर पहला ऑप्शन के लिए हम रेट लॉ नहीं पता कर सकते। दूसरा, इफ इट्स एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ तो हमें पता रहता है, ऑब्वियसली ऑर्डर पता चल जाता है। फिर मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वही पर्टिकुलर ऑर्डर होते हैं और फिर उस तरह से हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, रेट लॉ निकाल सकते हैं। ये कॉमन वाली बात है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एक आंसर है, सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारा आंसर। थर्ड ऑप्शन, it's a sequence of elementary reactions any of the it's a sequence of elementary reaction। तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, अगर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम रेट लॉ नहीं निकाल सकते बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, क्योंकि रेट लॉ भी हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता चलता है। रेट लॉ इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही रेट लॉ पता करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट्री केस जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होते हैं। बाकी हर एक केस में हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही पता करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं, हमारा राइट आंसर होगा। एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन एक्सेस। अब ये क्या हुआ, तो अब क्या होता है कि जैसे हमने आप सिंगल करेक्ट वाला अगर देखे होंगे पार्ट वन कि हम इसका एनसीईआरटी एग्जाम पर सॉल्यूशन का, तो आपको याद होगा हमने क्या बताया था कि अगर समथिंग इज इन एक्सेस, ठीक है, तो उसका क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आर इक्वल टू के ए बी, ये रेट लॉ है, ये रेट कांस्टेंट है, ए और बी है। ठीक है, बी पावर एन मान के चलते हैं। ठीक है, एन हमें पता नहीं। अब बी मान लीजिए एक्सेस में, मान लीजिए ए और बी है, तो हमने बी लिया 1000 अमाउंट और ए लिया 1 अमाउंट, तो ए पूरी खत्म भी हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 999 हुआ। तो बी में इफेक्टिवली कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, मतलब 1000 में क्या ही अंतर है, थोड़ा सा ही है, तो मतलब उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो हम लोग इसको 1000 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान लेंगे, के इंटू बी पावर एन एक साथ आ जाएगा और ये ए इधर हो जाएगा। इसको हम नया रेट कांस्टेंट बना देंगे, है ना, जिसमें के डैश इक्वल टू के बी और एन, इसमें बी भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या है कि जब हम इस तरह के रिएक्शन करेंगे तो हम लोग कभी रेट लॉ नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी बी पर पावर एन क्या वो पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं करता है रेट, ये डायरेक्टली रेट को कुछ उतना इफेक्ट नहीं करता है जब बी एक्सेस में होगा। हाँ, वही अगर बी कम अमाउंट में तब वो इफेक्ट करेगा, तब हम लोग निकाल सकते हैं, पर अगर हम उसको एक्सेस में ले ले तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है रेट लॉ। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है आंसर, यानी 1 3 4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन? इनमें से क्या स्टेटमेंट है जो एप्लीकेबल होता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन? तो पहला ऑप्शन, ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी, एकदम सही, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है ऑफ बैलेंस इक्वेशन, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन ऑफ ए एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। मतलब मॉलिक्यूलरिटी तो हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मॉलिक्यूलरिटी पर्टिकुलरली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही होता है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होता है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत हो गया, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। बस किसी भी इक्वेशन में मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, एलिमेंट्री हो, कुछ भी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं एक रिएक्शन को करने के लिए। तो जब अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो गया तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई मॉलिक्यूल या एटम टकराएंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 का आंसर है 1 and 4, ठीक है। 23rd, in any unimolecular reaction, only one reacting species is involved in the rate determining step. In any unimolecular reaction, only one reacting species is involved in the rate determining step. हाँ सही है। देखिए, एक यूनिमोलिकुलर बोला जा रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल टकरा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, ठीक है। दूसरा, द ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1। अच्छा, तो जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1, ऑर्डर भी 1, मॉलिक्यूलरिटी, हाँ ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप ही होता है, और उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलरिटी वो एलिमेंट्री होता है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी और उसका ऑर्डर दोनों बराबर होंगे, है ना। थर्ड, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1 एंड ऑर्डर इज 0। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑर्डर हमेशा स्लोएस्ट स्टेप का लेते हैं और स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर हमें 1 आया है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। फोर्थ, बोथ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर 1। रॉन्ग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी मॉलिक्यूलरिटी सिंगली डिफाइन नहीं होता है, हमेशा मॉलिक्यूलरिटी एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एक स्टेप के लिए डिफाइन होता है। यानी 23rd का आंसर है हमारा 1 and 2, राइट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। हाँ सही है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो फिर उस हिसाब से सेकंड थर्ड ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज नेवर जीरो और नॉन इंटीजर, राइट, ठीक है। सिंपल, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा नॉन जीरो ही होता है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या एक प्रकार से कहे तो नेचुरल नंबर, है ना, सिंपल भाषा में नेचुरल नंबर, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25th, एट हाई प्रेशर द फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। अच्छा, उन्होंने पहले बता दिया कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रिएक्शन दिया हुआ है अमोनिया का, क्या कहते हैं, डिसोसिएशन का, जो प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में होता है, कितने टेम्परेचर पे, 1130 केल्विन पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस रिएक्शन। उन्होंने पूछा कि आप कौन सा रिएक्शन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो चलिए अब पता करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, हाँ सही है। जीरो ऑर्डर है ना, जीरो ऑर्डर क्या होता है, रेट इक्वल टू के इंटू ए पर पावर 0, यानी के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, नो, रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं डिपेंड करता है क्योंकि जीरो ऑर्डर है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल यू अमोनिया डिसअपियर्स कंप्लीटली, राइट। क्या होता है रेट का, ऐसा होता है ग्राफ, पहले ऐसे ऐसे होगा, अमोनिया पूरा खत्म तो धड़ाम से नीचे गिरेगा, ठीक है। और फोर्थ क्या बोल रहा है, फर्दर इंक्रीजेस इन प्रेशर विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन।
तो क्या प्रेशर अफेक्ट करेगा? फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, इफेक्ट तो करेगा। जब जब भी हम लोग कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होने वाला है प्रेशर का। इक्विलिब्रियम टाइप का आप कह सकते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है उस टाइप का केस हम लोग यहाँ ले सकते हैं। बाकी तो इफेक्ट तो होगा। तो इसे हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 134। ठीक है, 25th आंसर 134। हाँ, 26, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। हाँ सही है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसे अगर डायग्राम देखें, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट। और दो डायग्राम्स पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है तो देखते हैं। तो हम अभी एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट, है ना। तो 3 केस हमने लिया है। अब तीनों केस में क्या चीज हम देख रहे हैं, इसमें रिएक्टेंट, इस केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी मतलब सॉरी सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी सेम है। इस केस में रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है, ठीक है, और इस केस में रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से कम है, ठीक है। तो अब आते मेन मुद्दा पे, जो हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से अब क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। यानी कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट में भी बदल सकता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बदल सकता है, दोनों साइड जा सकता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अभी हमने जो स्टेटमेंट बोला कि एक्टिवेटेड रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकता है, रिएक्टेंट की तरफ जा सकता है, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं कि एनर्जी का क्या सीन है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी होता है वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा होता है। इसके तीनों केस में आप देख सकते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा है। यानी वो एक साइड जाए, दूसरा साइड जाए, तो ये किसी भी साइड जाए, हमेशा वो मतलब हमेशा वो उसका एनर्जी ज्यादा ही होगा। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये किसका ग्राफ है, ये इंडोधर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ये एक्सोधर्मिक का, और ये इसका मतलब इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है इसका, ठीक है। तो मतलब एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज इन एनी केस, जब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगा, इसलिए 26 का आंसर है 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to Maxwell-Boltzmann distribution of energy, the fraction of molecules with most probable kinetic energy decreases at higher temperature. हाँ, क्या लगता है? अच्छा, इसका आंसर हमने क्या बोला? हाँ, 14, 26 का आंसर 14। हाँ, तो ये 27 क्वेश्चन है, गलती से 28 लिखा हुआ है। तो अब क्या लगता है आपको? आपको ग्राफ अगर याद होगा तो कम टेम्परेचर पर ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे और टेम्परेचर T2 पे ये ग्राफ है, जिसमें T2 ग्रेटर देन T1 होता है। ये काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी का ग्राफ होता है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा ग्राफ थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट होते जाता है और हाइट उसका घटते जाएगा, ठीक है। अगर और एक और लाइन ऐड कर दे इसमें तो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ग्राफ मतलब बहुत इफेक्टिव होता है। पिक्चर मेमोरी करके एक कॉन्सेप्ट होता है, पिक्चर मेमोरी, कि आप पिक्चर कुछ देखते हैं और उससे आपको याद हो जाता है, कोई इमेज आप देखते हैं और उससे चीजें आपको याद हो जाती है। तो ये सब जो पिक्चर एनसीईआरटी में जो पिक्चर्स बने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उनको मतलब एक ऐसे नहीं कि नजरअंदाज कर दिए, एक बार बढ़िया से देखिए ताकि याद हो जाए, ठीक है। हम लोग को भी मेमोरी थोड़ा पिक्चर, ये हम लोगों ने भी, हम जब इसको कर रहे थे पहली बार तो हमें पिक्चर मेमोरी से याद था कि पिक्चर में ऐसा बना हुआ था, तो ऐसा ऐसा केस था, टेम्परेचर बढ़ने पे घट रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो हमेशा जब भी टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ग्राफ थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट होता रहता है और हाइट उसका थोड़ा कम होते जाता है, ठीक है। विड्थ बढ़ जाता है, विड्थ बढ़ रहा है पर हाइट घट रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए ये मतलब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ऑप्शंस के लिए कि
फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मोस्ट, ये जो होता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये जो वैल्यू होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, वो फ्रैक्शन होता है कि कितनों के पास ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है, क्योंकि हाइट घट रहा है। यहाँ पे हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन घटते जाएगा जिनके पास मैक्सिमम, जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर 27 को 1 हो जाएगा। एक और ऑप्शन है फिर, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर, हाँ ये भी सही है, ठीक है। क्या ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है ना, ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली बढ़ते जा रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर 3, तो 1 3 इसका आंसर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ का जो एरिया होता है ना विथ एक्स एक्सिस, इस ग्राफ का जो एरिया होता है विथ एक्स एक्सिस, वो हमेशा कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर टेम्परेचर पे, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये दर्शाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ये फ्रैक्शन क्या है, एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी है ना, कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो फ्रैक्शन ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है कैसे फ्रैक्शन होगा? जैसे मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल के पास 2 जॉल काइनेटिक एनर्जी है, अब 20 मॉलिक्यूल के पास 3 जॉल काइनेटिक एनर्जी है। अब मेरा सवाल इतना है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 जॉल काइनेटिक एनर्जी इज, तो क्या आप लिखिएगा 10/30 लिखिएगा ना, यानी 1/3। यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है ना, जो इनके पास वो काइनेटिक एनर्जी है 10 किलो जॉल। समझ में आ रहा है? यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को ही डिपिक्ट कर रहा है। और चूंकि प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, सारे इवेंट को मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, इसलिए इस ग्राफ का एरिया भी हमेशा 1 रहता है। और क्या कहते हैं, इसका इस ग्राफ का मतलब इस ग्राफ का एरिया एग्जैक्टली 1 होता नहीं होता, पर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये तो श्योर है। ग्राफ का एरिया हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और क्या कहते हैं बाकी, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ नहीं इसका। 28 इन द ग्राफ शोइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, लीजिए क्वेश्चन आ गया वही वाला, एरिया ऑन द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एरिया अंडर द कर्व इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो, एरिया किसी भी केस में नहीं बढ़ने वाला। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्व ब्रोडेंस एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्व ब्रोडेंस एंड शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, हाँ सही है, ठीक है। अभी अभी सेम चीज हम एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वहां से ही समझ सकते हैं इस चीज को। which of the following statements are in accordance with Arrhenius equation? The rate of reaction increases with increase in temperature, right? क्यों? क्योंकि K इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस ई बाई आर टी, हाँ। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है K बढ़ता जाता है, और रेट क्या होता है, रेट तो K पे ही डिपेंड करता है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा K बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी सही है, जैसे ही ये घटेगा ये बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, गलत। यानी 29 का आंसर क्या है, 1 2, खत्म। 30 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे टू रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। Catalyst raises the activation energy, गलत। Catalyst lowers the activation energy, right? Catalyst alters enthalpy change of the, oh sorry, Catalyst lowers the activation energy, correct option है, correct statement है। Catalyst alters enthalpy change of the reaction, wrong statement है, यानी हमारा आंसर हो गया 2 4। ये सारा चीज हम लोगों ने कल कर रखा है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट कई कई बार हमने दोहराए हैं, फिर से बता रहे हैं। कैटलिस्ट क्या करता है,
वो डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस किसी को इफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन रेट, अभी अभी हमने ग्राफ बताया था फर्स्ट का, ये आंसर क्या बताया था हमने कि रिएक्शन रेट कुछ हद तक कांस्टेंट रहता है, उसके बाद जैसे ही पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है धड़ाम से नहीं गिर के जीरो हो जाता है ना। उसके बाद क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकाल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस के है ना, सॉरी के है, के क्या है, रेट कांस्टेंट। अब क्या है सीन इसमें कि अब रेट क्या हो रहा है, अब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ए से बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, है ना। तो डी ए बाई डी टी, ए यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में ए कंसंट्रेशन है, माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक डी ए, और ये हो जाएगा के डी माइनस के डी टी का जीरो से टी तक। यानी हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या आएगा, ए एफ माइनस ए आई इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा, है ना। अब हमें ए एफ निकालना होता है, ए आई पहले से ही पता होता है, ठीक है। हमें हमेशा ए एफ चाहिए होता है, ए आई का कुछ इनिशियल वैल्यू पता ही होता है, तो ए आई माइनस के टी, हाँ ए एफ इक्वल टू ए आई माइनस के टी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एफ का ग्राफ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ, ठीक है। ये y है इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है, m हमारा क्या है माइनस के है, x क्या है t है, t क्या है ए आई है, ठीक है। तो y क्या है ए एफ, ए एफ मतलब एक प्रकार से किसी भी समय का रिएक्टेंट का, किसी भी समय पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है जो क्या कहते हैं निगेटिव स्लोप के साथ है, तो थर्ड गलत, सेकंड गलत, निगेटिव स्लोप से फोर्थ का, यानी फोर्थ ही है आंसर हमारा, ठीक है। कोई डाउट, सिंपल है, एनसीईआरटी में ये प्रूव है, तो इसमें कुछ समझाने को है नहीं उतना, ठीक है। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होगा इनमें, और पहला ग्राफ क्या है, टी हाफ का दिया हुआ है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है यार, टी हाफ इक्वल टू होता है लॉग टू टू दी बेस ई, ठीक है। इसको एल एन टू लिखते हैं, और बाई के, है ना। कोई दिक्कत, इक्वेशन तो आपको पता होगा, टी इक्वल टू एल एन टू बाई के, है ना। तो इसमें एक चीज देखिए, कहीं भी इसमें कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, कहीं भी इसमें कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है नहीं है, तो ये मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन गलत। ये आर ओ का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम। ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है पी, प्रोडक्ट तो हमेशा ऐसे ही होगा ना, ऐसे तो रिएक्टेंट होता है, असल में रिएक्टेंट का जो ग्राफ होता है ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे थोड़ा दूर करके दिखा रहे हैं, तो रिएक्टेंट का ऐसा ग्राफ नहीं होगा, रिएक्टेंट का ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो शायद किसी पिछले बार वाले में, पिछले क्वेश्चन में, आई थिंक 20th क्वेश्चन में, 20th क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ देख सकते हैं, ए को इस तरह से दिखा है, तो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए, क्योंकि ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, फाइनल नहीं पता होता है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा लाइन से थोड़ा ऊपर रखते हैं, ठीक है। लेकिन इनिशियल हमें हमेशा पता रहता है, ठीक है, इसलिए हमें इसको इस वाले पार्ट को जोड़ के रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो हाँ, वापस अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे भी यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, पी का मतलब प्रोडक्ट है, तो ऐसे भी ये ऑप्शन गलत ही होगा। अब आते हैं तो वाला लास्ट स्टेटमेंट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। आपको अगर इक्वेशन याद होगा तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन हम लोग, लॉग आर नॉट बाई आर, इसका हमने कल प्रूफ भी बताया था, ठीक है, कल हमने प्रूफ बताया था, बस थोड़ा मतलब कल मतलब इन द सेंस पार्ट 1 में,
पार्ट वन में हमने इसका प्रूफ भी बताया था। थोड़ा उसमें बस टर्म्स अलग अलग थोड़ा यूज हुआ है, हमने फाइनल इनिशियल लिखा हुआ है और इन्होंने आर नॉट और आर लिखा है। आर नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर मतलब एट एनी टाइम आर का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये फाइनल इक्वेशन आता है जिससे हमें पता चल रहा है ये ग्राफ है जिसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी के फॉर्म में, इंटरसेप्ट जीरो है यानी ओरिजिन से पास होगा, m इसका स्लोप है यानी k बाई 2.303 स्लोप है, और x यहाँ पे t है यानी x एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है। मतलब x एक्सिस तो आपको ऑलरेडी मेंशन होता है, तो बाकी पार्ट जो बचा वो क्या करना, हमारा स्लोप हो गया। x एक्सिस ऑलरेडी मेंशन होता है, बाकी जो चीज बचा सब में वो हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से फोर्थ भी सही है, तो यानी 1 4 हमारा आंसर है, राइट। कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोग अपने एमसीक्यू को भी समाप्त कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो गए। अब आते हैं एसएक्यू में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो मोस्टली बोर्ड लेवल के हेल्प में आते हैं, क्योंकि मेंस एडवांस किसी भी आपसे आंसर लिखने को तो नहीं बोला जाता है, या तो इंटीजर या फिर क्या कहते हैं डेसिमल्स या फिर क्या कहते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कहीं डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर नहीं पूछा जाता, पर ये बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहता है। पर इसके अंतर्गत में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मेंस के एग्जाम में भी हेल्पफुल, ठीक है। स्टेट कंडीशन अंडर विच ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन, सॉरी बायो पड़ गई, सॉरी बाईमोलिकुलर का अर्थ क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स पार्ट कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी गिविंग सम सी और सी प्लस डी और सी प्लस डी प्लस सी, मतलब कुछ प्रोडक्ट दे दे ए प्लस। अब बोल रहे हैं इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कैसे बनाए। सिंपल, इन दोनों में से किसी एक को एक्सेस में ले लीजिए। मान लीजिए हमने ए को एक्सेस में ले लिया, तो आर इक्वल टू रेट इक्वल टू के ए बी। एक और चीज यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं तो मतलब इस तरह से स्टेप्स रहेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चूंकि ये क्या कहता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर इक्वल टू के ए बी है, ठीक है। अब मान लीजिए हम बी एक्सेस में ले लेते हैं, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगा, जैसे हमने पहले भी सॉरी ए एक्सेस में ले रहे हैं, ए एक्सेस में ले रहे हैं तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, जैसा हमने पहले भी कर रखा है। यानी ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे के डैश, ये बन जाएंगे नया रेट कांस्टेंट, हमारा फाइनल रेट लॉ आर इक्वल टू के डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीजूल, ठीक है। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन को हम लोग काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना सकते हैं जब उनमें से एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो। यानी इसको अगर अंग्रेजी में आप बोर्ड में लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैन बी मेड काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। तो सिंपल, रेट इक्वल टू सम के कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A0 P0 और फाइनल में फिक्स के लिए, ठीक है। बोर्ड में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं ताकि अच्छा मार्क्स मिले, बाकी तो जेई लेवल के लिए तो आपको पता ही है, सिर्फ ऑप्शन काफी रहता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 हाउ कैन यू डिटरमाइन द रेट लॉ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे दिए गए हुए रिएक्शन का रेट लॉ हम कैसे निकालें। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग सिंपली निकालने का प्रयास करें। पहले तो हमें पता नहीं कि एलिमेंट्री है कि नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाएंगे, इधर NO का कॉन्सेंट्रेशन, इधर O2 का कॉन्सेंट्रेशन और इधर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऐसे हमें अभी और पता नहीं है, ये हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालना होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको 0.3 दिया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और इसको दिया 0.1 और हमें रेट आया 0.5। मान लीजिए हमने इसको 0.9 कर दिया और हमने इसे 0.1 ही रखा, तो ये मान लीजिए हो गया 0.25, ठीक है। मान लीजिए और कि हमने इसको नहीं नहीं ये इसको इस तरह से बढ़ाते हैं, ये हो गया हाँ 1 और मान लीजिए इसको ऐसे रख के इसको ऐसे किया हमने, तो O2 को इंटू 2 कर दिया, NO को कांस्टेंट रखा, तो ये हो गया हमारा 2। यानी क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में हमने NO को इंटू 3 कर दिया
O2 को कांस्टेंट रखा तो रेट हमारा इंटू 3 टाइम बढ़ गया। कोई डाउट? पर सेकेंड केस में हमने NO को सेकेंड मतलब थर्ड रो में NO को कांस्टेंट रखे O2 का हमने इंटू 2 कर दिया, तो फाइनल रेट इनिशियल के इंटू 4 हो गया। यानी जब NO को हम अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए NO को हम डबल कर रहे हैं या ट्रिपल कर रहे हैं, तो रेट भी डबल या ट्रिपल हो रहा है। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। ठीक है। और इसी तरह से सेकेंड O2 के केस में देखिए, जब हम O2 को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है। मान लीजिए वही O2 को हम ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट 9 टाइम्स हो जा रहा है। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। या यहाँ पे प्रेशर मेजर करेंगे, प्रेशर हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ गैसेस के साथ हम हैंडल कर रहे हैं तो प्रेशर लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को रेट लॉ मिल जाएगा। अब हम मतलब ये इमेजिनरी डाटा हमने, हाँ एग्जैक्टली ये नहीं है, एग्जैक्ट कुछ और ऑर्डर भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, पर इमेजिनरी के हिसाब से इस तरह से मतलब हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है वहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मतलब सिंपल तरीका यही है कि हम लोग उसको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेंगे। मतलब आप सिंपल आंसर में इस तरह लिख सकते हैं कि वी विल वेरी द प्रेशर ऑफ द reactants NO and O2 and accordingly we will write the rate and find the relation between rate and the pressures of reactant and then we can find a rate law। समझ में आया? ठीक है। इस तरह से अंग्रेजी लिख सकते हैं या फिर आप अपना समान भाषा में समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हम पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले रिएक्टेंट का कुछ इनिशियल प्रेशर लेंगे, इनिशियल रेट निकालेंगे, फिर एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का प्रेशर वेरी करेंगे और फिर रेट निकालेंगे और फिर उसी तरह से ये इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कुछ टाइम तक। और उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन आराम से सिंपली रेट और क्या कहते हैं हर एक की प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालेंगे और फाइनल रेट लो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 36। फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हैव द सेम वैल्यू। तो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन, तो कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, फॉर एलिमेंट्री टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हैव द सेम वैल्यू। ओके, ठीक है। 37 in a reaction if the concentration of reactant A is triple the rate of reaction become 27 times। what is the order of reaction। यानी मान लीजिए A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 तो रेट आया हमें 0.5 और मान लीजिए अगर A का कॉन्सेंट्रेशन को हम 0.1 इंटू 3 कर दिए तो रेट हमारा हो गया 0.5 इंटू 2.7। ठीक है, सॉरी हाँ 0.5 इंटू 27। ठीक है, 0.5 इंटू 27 हो गया रेट। यानी इसका मतलब क्या आ रहा है कि हमने A को 3 टाइम्स बढ़ाया तो रेट 27 टाइम्स बढ़ गया। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पर पावर 3। ठीक है, A को 3 टाइम बढ़ाया तो रेट 27 टाइम्स बढ़ गया। 27 क्या होता है, 3 पावर क्यूब होता है ना। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन पावर 3। ठीक है, तो यानी रेट इक्वल टू सम K इंटू A पावर 3, A का कॉन्सेंट्रेशन पावर 3। यानी अब ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, 3 होगा। हमें पता है ना रेट लॉ में जो होता है A पावर N B पावर M, तो ऑर्डर क्या होता है, ये पावर का सम ही होता है ना। ऑर्डर ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लॉ, है ना। ऑर्डर क्या होता है, जो पावर्स होते हैं उनका सम होता है। यानी इस केस में ऑर्डर क्या हो जाता है, N प्लस M। तो इसी तरह से इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी अभी हमने डिराइव किया था, फिर से डिराइव कर लेते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है A टू B की ओर जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट है सम K, तो माइनस DA बाई dt माइनस D ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt इक्वल टू रेट होगा। यही होगा ना, रेट इक्वल टू K कांस्टेंट, है ना। अब इससे पहले लिखा बताया क्यों ऐसा हम ले रहे हैं। तो माइनस DA बाई dt इक्वल टू K माइनस DA इक्वल टू K dt। मान लीजिए हम किसी टाइम इंस्टेंट T पे निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन 80 है। ठीक है, और अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A 0 है। इसको लिख सकते हैं माइनस DA इक्वल टू KT
के डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ठीक है, ए टी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, तो बस अब इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, तो इससे हमारा जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा वो होगा के टी, यानी एट एनी इंस्टेंट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट एनी इंस्टेंट टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कैन बी गिवन बाय दिस। सिंपल, खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इन्होंने पूछा कॉम्प्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कब कंप्लीट होगा कोई चीज, फर्स्ट ऑर्डर कब कंप्लीट होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब पूरी तरह से रिएक्टेंट खत्म हो गया हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी जीरो हो जाए। हमें वो टाइम टी चाहिए जिस वक्त में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो हो जाए, इसको जीरो मान के सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, इससे हमारा टी आ जाएगा ए नॉट बाई के, यानी ए नॉट बाई के टाइम के बाद ए नॉट, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई के के बाद के टी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई के टाइम के बाद हमारा रिएक्शन पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज इतना, कैन द रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन? नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने बैलेंस रिएक्शन दे रखा है। मतलब ऐसे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अगर ये मेंशन होता कि ये बैलेंस है, ठीक है, अगर ये मेंशन होता कि ये बैलेंस रिएक्शन है, तो आप साफ कर सकते हैं कि नो, गलत। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मान लीजिए अगर ए प्लस बी बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, जिसका रेट लॉ क्या होता है, के ए बी होता है, पर यहाँ इन्होंने के ए बी बी पर पावर 3/2 दे रखा है, जो कि गलत है। और अगर मान लीजिए ये रिएक्शन अनबैलेंस है, तो हमें पता नहीं है, तब भी पता नहीं है कि कितना मतलब वहां पे है ये, तब भी हमें पता नहीं कि बी का कोएफिशिएंट क्या है, तो नॉट श्योर। मतलब अगर ये अनबैलेंस है तो नॉट श्योर, और बैलेंस है तो पक्का नहीं हो। ठीक है, पक्का एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो। 40 की ओर बढ़ते हैं, 52 तक शॉर्ट आंसर थे। ठीक है सर, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, येट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, व्हाई? तो ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, सिंपल। अब ऐसा नहीं होता नहीं कि हर बार एक्टिवेशन एनर्जी होने पे भी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होने पे भी क्या कहते हैं वो कोलिजन रिएक्शन हो। रिएक्शन किस बेसिस पे होता है? इफेक्टिव कोलिजन भी होता है ना। रिएक्शन के रेट का दो फैक्टर होता है, रिएक्शन ऑफ रेट, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। तो सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि आपका एक्टिवेशन आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, या फिर आपके पास इनफ एनर्जी है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तब भी आपका वो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं। कोलिजन मैटर, ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन मैटर। ठीक है, किस तरह, किस ओरिएंटेशन में आप कोलाइड कर रहे हैं, ये मैटर करेगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ रिएक्शन, इवन दो उनका क्या कहते हैं, उनमें से इवन दो उन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, फिर भी क्या कहते हैं वो लोग रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं फिर भी रेट स्लो होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड, मतलब सॉरी, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड बाय ए एटम और मॉलिक्यूल टू अंडरगो ए रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्यों ऐसा होता है कि हर एक कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता है, हर एक एटम को ये कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करना होता है, ये तो आपको डायग्राम से पता ही है। ठीक है, तो जब तक इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस नहीं किया जाएगा तब तक संभव नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिल्ड अ मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू जीरो, रॉन्ग। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। ठीक है, इन ए रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलरिटी है। जीरो एटम तो कभी कोलाइड नहीं कर सकते ना, करेंगे या तो मिनिमम 1 तो होने चाहिए, कि एक तो हो कम से कम जो डिसोसिएट हो जाए, है ना। इसलिए 41 का आंसर है कि नो, नेवर। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, ये गलत जगह स्लाइड लगी, सॉरी। मैचिंग टाइप अभी नहीं चालू है। हाँ, स्लाइड गलत जगह लग गया। मैचिंग टाइप इसके बाद है, ठीक है, ये मैचिंग टाइप। तो आज मोस्टली शॉर्ट ऐसा करते करते ही समय चला जाए। ठीक है, तो कल मैचिंग चालू कर देंगे। और मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैचिंग करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर तक करेंगे। फिलहाल आज शॉर्ट आंसर तक में प्रयास करेंगे कि आज शॉर्ट आंसर सारा कर लें। So for a general reaction A to B, plot of concentration A versus time is given in figure 4.3. फिगर भी दे दिया, अच्छी बात है। Answer the following question on the basis of this graph. तो concentration of A constantly decrease हो रहा है, ठीक है, यानी dA by dt इक्वल टू क्या है, माइनस के है ना। फर्स्ट ऑर्डर में ही ऐसा होता है ना। dA by dt क्या होता है, स्लोप होता है, आपको पता है ना। मान लीजिए समथिंग dx by dt है, तो ये स्लोप है x का, फिर x वर्सेस t का ग्राफ का, ठीक है। मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, ये मान लीजिए y वर्सेस x है। तो इस पॉइंट पे हमको अगर स्लोप निकालना है ना, ये मान लीजिए x1 कमा y1 है, तो हम क्या करेंगे, डी y को x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। y को x के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर उसमें x1 कमा y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, वही स्लोप होता है, ठीक है। तो ये dA by dt भी स्लोप है a वर्सेस t ग्राफ का, है ना, और माइनस के इसका स्लोप का वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट हो रहा है, यानी ये कब पॉसिबल है, वो स्ट्रेट लाइन हो तभी होगा ना ये सब, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये वाला इक्वेशन तो सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए होता है ना, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जीरो। सिंपली या फिर आप दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं कि आप ग्राफ को याद रख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर में हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, तो याद हो जाता है, समझिए। स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, तो डीए बाई डी टी इक्वल टू माइनस के, यानी स्लोप ऑफ द कर्व माइनस के, ठीक है। नहीं तो अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन एट सम टाइम टी, और ये माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ऐसे नहीं, ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें टी हमारा एक्स एक्सिस है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स हमारा टी है, तो एम क्या है, माइनस, स्लोप क्या हो गया, माइनस के, ठीक है, तो स्लोप हमारा माइनस के, यानी निगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट किसी भी केस में एक ही होता है, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इन, ठीक है। 42 be done. 43. The reaction between H2 and O2 is highly feasible, yet allowing the gas to stand at room temperature in the same vessel doesn't lead to formation of water. Explain. This is because of larger fraction of colliding particles can't cross energy barrier at room temperature. ठीक है, क्या होता है, क्यों, क्योंकि कम टेम्परेचर होने के कारण मतलब रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली H2 और O2 के रिएक्शन पे होने के लिए बहुत कम है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाता है, बहुत कम के पास, इतना बहुत कम एटम के मतलब एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहता है, ठीक है, पर फिर भी बहुत कम एटम्स के पास ही इतना एनर्जी होता है जो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके। क्यों नहीं होता है रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे H2O2 का, क्योंकि बहुत सारे एटम्स के पास उतना एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता है जितना रिक्वायर्ड है H2 और O2 के कॉलिजन के लिए एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 44. व्हाई डज द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, सिंपल, हमने क्या बताया था, रेट लॉ, रेट इक्वेशन में क्या होता है, के इक्वल टू ए इंटू पावर माइनस ए बाई आर टी, ये क्या है हमारा, ये है हमारा रेट कांस्टेंट के लिए। तो जैसे जैसे टी बढ़ता है के बढ़ता है, यानी हायर टेम्परेचर पे के ज्यादा होगा, और रेट क्या है, के पे भी डिपेंड करता है ना, रेट के पे भी डिपेंड करता है। तो रेट चूंकि के पे भी डिपेंड करता है, इन सबको हटा दे, रेट चूंकि के पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है के बढ़ता जाता है, तो इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसी तरह से रेट भी बढ़ता जाता है। एक तो ये एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है
कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आने लगता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ने लगता है जैसे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है कि उनके पास इनफ, कई मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी आ जाता है जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं और क्या करते हैं, कोलाइड कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इनफ एनर्जी होता है या फिर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है जिससे वो रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है 40। ठीक है, oxygen is available in plenty in air, yet fuels do not burn by themselves at room temperature. सिंपल वही जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था 43rd में, क्वेश्चन यही था ना कि क्यों H2 और O2 के बीच में रिएक्शन नहीं होता। तो सिंपल है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर जो कंबसन होता है, उस कंबसन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो मतलब बहुत हाई ही रहता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स के पास उतना इनफ एनर्जी नहीं होता है जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनफ एनर्जी टू क्रॉस दैट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैविंग इनफ थ्रेशोल्ड एनर्जी टू क्रॉस दैट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज वेरी लेस। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने इतनी एनर्जी होती है वो बहुत कम होते हैं, उनके नंबर बहुत कम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम होती है रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए जब बर्न किया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है 12 में, तो 12 का टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स पर बढ़ता है, तो फिर वो इजिली फिर कंबशन हो पाता है। ठीक है, रेट बढ़ जाता है ना। 46, मतलब ये हमेशा मैटर नहीं करता है कि ऑक्सीजन है तो बर्न क्यों नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर ऑल्सो मैटर। ठीक है, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करे, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे। 46, व्हाई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी हायर देन 3 वेरी रेयर। तो सिंपल क्या है कि तीन तीन या तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से कोलाइड करना, वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में, बहुत रेयर होता है, इसलिए इनका प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ more than 3 molecules colliding simultaneously in proper orientation is very small. Hence, possibility of molecularity being 3 is very low. ठीक है, why does the rate of 47 क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग कौन सा कर रहे हैं 47, why does the rate of any reaction generally decreases during the course of the reaction। ठीक है, रेट क्यों घटता है, तो रेट कई कई बार, अब चूंकि ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होता है या फ्रैक्शन में होता है, रेट हमेशा यानी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शन में होता है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटते जाता है रेट भी घटते जाता है ना। जैसे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन पावर एन, ऐसे ही कुछ होता है ना। एन हमेशा या तो फ्रैक्शन होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मतलब तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए घटता जाएगा वैसे वैसे रेट भी घटता जाएगा, इसी वजह से रेट कम होते जाता है समय के साथ, क्योंकि समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन भी तो घटता जाता है रिएक्शन का, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन अलोन कांट डिसाइड द रेट ऑफ द रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। हाँ, तो वही सिंपल था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक मतलब क्या था कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहता है तो टेम्परेचर या प्रेशर वैसा चाहिए जिसके कारण मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी हो, बस यही एक एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इनफ टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए जिससे इनफ एनर्जी हो हर एक एटम के पास जिससे वो क्रॉस कर सके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को। सिंपल। अब उन्होंने बोला कि हमें एक एग्जाम्पल दो भाई, तो क्या कहते हैं एग्जाम्पल, डायमंड टू ग्रेफाइट का जो कन्वर्सन होता है वो थर्मोडायनेमिकली हाईली फिजिबल। ठीक है, डायमंड से ग्रेफाइट में जाने का जो डेल्टा जी होता है वो बहुत निगेटिव होता है। क्यों बहुत निगेटिव होता है, क्योंकि डायमंड में ना मॉलिक्यूल्स बहुत हाईली पैक्ड होते, ग्रेफाइट में बहुत कम पैक होते, यानी एंट्रोपी भी बढ़ जाता है। ठीक है, एंट्रोपी भी बढ़ जाता है, तो मतलब काफी सपोर्ट स्पॉन्टेनियस हो जाता है, थोड़ा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है।
तो मतलब फिजिबल है, बहुत ज्यादा फिजिबल है, पर इनफ एक्टिवेशन एनर्जी ना होने के कारण ऐसा नहीं हो। ठीक है, कुछ हाई टेम्परेचर प्रेशर इसको देना, इसलिए थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी होने पर भी हम लोग रेट के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक एक अलग कॉन्सेप्ट और काइनेटिक एक अलग कॉन्सेप्ट। थर्मोडायनेमिक आपको बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं हो, बस इतना ही बताएगा, ये नहीं कह सकते कितने तेजी से हो, पर रेट आपको बताएगा कि कितने तेजी से होगा रिएक्शन। ठीक है, why in the redox titration of KMnO4 versus oxalic acid we heat oxalic acid solution before starting the titration? यही एक केस है कि हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ताकि सारे मॉलिक्यूल्स के पास इनफ इनफ एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता है। ठीक है, KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का जो रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। ठीक है, बहुत स्लो होता है, तो उसको कुछ इनफ टेम्परेचर दे देने पे हर एक मॉलिक्यूल या मतलब बहुत मेनी मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी आ जाता है जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करते हैं। बैरियर इन द सेंस हम कहना चाह रहे हैं आपको, बैरियर का मेरा अर्थ है कि ये एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को पहले यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, इस यहाँ तक आना पड़ता है, तो इतना एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स के पास तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। वाई कांट मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन इक्वल टू जीरो? तो हमने कई बार एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल, जीरो मॉलिक्यूल्स कभी कोलाइड करेंगे नहीं फॉर्म करने के लिए, मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 51, वाई मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। ऑर्डर हमेशा हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ही हम कंसिडर करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स रहे एलिमेंट्री रहे। एलिमेंट्री है तो मतलब तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, तो हम लोग तो एलिमेंट्री का रिएक्शन हमेशा ऑर्डर को ही, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर को ही हम लोग उसका ऑर्डर कंसिडर करेंगे। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसी के ऑर्डर को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर मानते हैं। ठीक है, इसलिए ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों पे एप्लीकेबल होता है। पर जो मॉलिक्युलरिटी होता है उसमें हम लोग मॉलिक्युलरिटी को कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप होते हैं ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब ये कहना कि सब मिलके एक साथ कोलाइड हो गया और फॉर्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है ना। सब लोगों ने एक दूसरे से नहीं तोड़ा तोड़ी किया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी गिव्स C एंड C प्लस D गिव्स E, तो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या आ रहा है? A प्लस बी प्लस D गिव्स E, A प्लस बी प्लस D गिव्स E, फाइनल का ये आया है ना। तो हमें क्या लगेगा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम सोचेंगे तीनों कोलाइड किए और फाइनल प्रोडक्ट ई दे दिए, पर एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता है ना। पहले ए बी कोलाइड करते हैं फिर सी डी कोलाइड करते हैं। तो एक्चुअलिटी बनाए रखने के लिए हम लोग हमेशा मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री का ही डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का डिफाइन नहीं करते। फाइनल क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, व्हाई वी कांट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ऐसा इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का करते हैं केस। तो मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से करते हैं, तो हम लोग उसी का ऑर्डर पे डिपेंड रहते हैं हमेशा। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऑर्डर पे ही हमेशा डिपेंड होता है, उसी से ऑर्डर आता है। ठीक है, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही रेट बता रहा है ना कि कितना रेट पे होगा रिएक्शन, तो हम लोग हमेशा उसी का ऑर्डर लेते हैं। हम कभी भी नॉर्मल इक्वेशन का नहीं लेते, ये कॉम्प्लेक्स का केस है। एलिमेंट्री में हम लोग हमेशा एलिमेंट्री ही लेते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल दे रखा है, ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें लगेगा कि अगर हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ले इसका ऑर्डर 10 हो जाएगा, पर असल बात वो नहीं है, इसका ऑर्डर 10 नहीं है, इसका ऑर्डर 10 नहीं है, क्योंकि इसमें मान लीजिए कुछ कुछ स्टेप होते हैं। मान लीजिए ए प्लस बी गिव सी, सी प्लस डी गिव सी, तो ए प्लस बी गिविंग सी मान लीजिए बहुत फास्ट है और सी प्लस डी गिविंग ई बहुत स्लो है, तो हमारा रेट जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम लेंगे और उससे ऑर्डर निकालेंगे। ओवरऑल सम लेने से हमें हमेशा गलत आंसर ही आएगा। ठीक है, ये बस आंसर था कि वाई कांट वी डिटरमाइन, है ना। ऐसा एनसीईआरटी कहती है कि ये जो रिएक्शन है असल में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, पर अगर हम लोग कोएफिशिएंट से निकालने का प्रयास करें, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट से निकालने का प्रयास करें, तो ऑर्डर 10 है ना। ठीक है, तो फिलहाल आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ ही इसको समाप्त करते हैं, है ना। कल हम लोग क्या कहते हैं मैचिंग करेंगे, फिर असर्शन रीजनिंग करेंगे
और फिर लॉन्ग आंसर करने का प्रयास करेंगे, कल सब कुछ खत्म। ठीक है? तो मोस्टली 3 पार्ट में हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम क्लास खत्म। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अच्छे से रहिएगा, अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और अगर आप मेंस देने वाले तो अपना हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। टेंशन मत लीजिए।